आर्द्रता एवं वर्षण, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायु में स्थित जल का गैसीय रूप, वाष्प, ही वायुमंडल की आर्द्रता होती है। यद्यपि वायुमंडल में जलवाष्प कम ही मात्र 0 से 5% में विद्यमान है, फिर भी यह मौसम एवं जलवायु के निर्णायक तत्व के रूप में हवा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह आर्द्रता गैसीय अवस्था में जलवाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदों तथा ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहती है। जलवाष्प को यह मात्र स्थान एवं समय के अनुसार अस्थिर एवं अत्यधिक परिवर्तनशील भी रहती है। स्थल की अपेक्षा सागरों पर वाष्पीकरण अधिक होता है। 10 डिग्री छोटा उसे 10 डिग्री द अक्षांशों में महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण के लिए जल एवं वनस्पतियाँ उपलब्ध होती हैं, जबकि महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री - 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, क्योंकि निम्न अक्षांशों में हवा मंद परंतु तीव्र होती है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प या आर्द्रता की मात्रा निम्नलिखित दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय हवा के एक निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा वर्षण के लिए वायुमंडल की संभावित क्षमता का संकेतक होती है। जलवाष्प द्वारा विकिरण का अवशोषण किया जाता है, अतएव ये पार्थिव विकिरण के एक सक्रिय नियंत्रक के रूप में कार्य करती है। इसके द्वारा ही तूफानों एवं त्वरित झंझावातों के लिए वायुमंडल में संचित गुप्त ऊष्मा की मात्रा निर्धारित होती है। आर्द्रता द्वारा मानव शरीर के ठंडा होने की दर प्रभावित होती है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा, हीट के रूप में ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। 1 ग्राम बर्फ, आइस को जल में परिवर्तित करने के लिए 79 कैलोरी तथा 1 ग्राम जल को वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 607 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में जलवाष्प या आर्द्रता की प्राप्ति। वायुमंडलीय आर्द्रता की प्राप्ति महासागरों, झीलों, नदियों, हिम क्षेत्रों तथा हिमानियों से होने वाले वाष्पीकरण द्वारा होती है। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार संपूर्ण धरातल के लगभग 75% भाग पर पाया जाता है। इन प्रमुख स्रोतों के अतिरिक्त नम धरातल से होने वाले वाष्पीकरण, पौधों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन तथा जीव जंतुओं के श्वसन द्वारा भी वायुमंडल को जलवाष्प की मात्रा प्राप्त होती है। वायुमंडल में स्थित आर्द्रता का पवन तथा अन्य वायुमंडलीय संचरणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। जलीय चक्र, वाटर साइकिल। महासागरों, वायुमंडल एवं महाद्वीपों के बीच जल का आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन तथा वर्षण एवं अवक्षेपण के माध्यम से निरंतर चलता रहता है। धरातल पर होने वाली संचरण की इस क्रिया को जलीय चक्र कहते हैं। इस चक्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य से होती है। इस बृहद स्तर पर संचालित होने वाले जलीय चक्र में महासागरों एवं महाद्वीपों के बीच वायुमंडल एक कड़ी के रूप में विद्यमान रहता है। यद्यपि इस चक्र द्वारा हमेशा जल की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल से होकर गुजरती है, तथापि उसका एक न्यून अंश ही वायुमंडल में रह पाता है और शेष भाग पुनः धरातल पर वापस भेज दिया जाता है। आर्द्रता से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। वायुमंडल की आर्द्रता सामर्थ्य किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी।
शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में वायु की आर्द्रता सामर्थ्य अधिक होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे अधिकांशतः ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प धारण करने की क्षमता पुनर्तः तापमान पर निर्भर करती है, जिसके कारण हवा की आर्द्रता स्थान तथा समय के अनुसार बदलती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा अधिक जलवाष्प धारण करने में समर्थ होती है। तापमान के अतिरिक्त वायु दाब में भी परिवर्तन के साथ ही हवा के आयतन में भी परिवर्तन आ जाता है और उसकी निरपेक्ष आर्द्रता भी बदल जाती है। आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, किसी निश्चित तापमान पर वायु के एक निश्चित आयतन में अधिकतम नमी या आर्द्रता धारण करने की क्षमता को उसकी आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार का अनुपात विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। ये जलवाष्प के ग्राम को वायु के प्रति किलोग्राम में व्यक्त की जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें विद्यमान वास्तविक आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता वाष्पीकरण की मात्रा एवं उसकी दर का भी निर्धारण करती है, अतः ये जलवायु के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जानी जाती है। चूंकि सापेक्षिक आर्द्रता हवा में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता दोनों बातों पर निर्भर करती है, अतः इसमें दो प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। यदि वाष्पीकरण की दर बढ़ाकर हवा में और अधिक जलवाष्प मिला दिया जाए तो हवा की सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। हवा का तापमान बढ़ने या घटने के कारण उसकी सापेक्ष आर्द्रता भी कम या अधिक हो सकती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाने के कारण सापेक्ष आर्द्रता में कमी आ सकती है, जबकि इसके विपरीत हवा का तापमान घटने से उसकी आर्द्रता सामर्थ्य में भी कमी आ जाती है, फलतः उसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर, जब हवा किसी भी तापमान पर अपनी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, तब उसे संतृप्त वायु कहा जाता है। इसका तात्पर्य उस दशा से है जब हवा और अधिक जलवाष्प धारण करने में असमर्थ हो जाती है। संतृप्त हवा की सापेक्ष आर्द्रता सदैव 100% होती है। हवा की किसी भी निश्चित मात्रा का तापमान आवश्यक मात्रा में यदि घट जाए तो वह संतृप्त हो सकती है। औसत बिंदु, ड्यू पॉइंट, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई हवा संतृप्त हो जाती है, उसे उस हवा का औसत बिंदु कहा जाता है। हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, ये दर ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जिस दर से तापमान में गिरावट आती है उसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। यह 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। शुष्क रुद्धोष्ण दर, ड्राई एडियाबैटिक रेट, असंतृप्त हवा के ऊपर उठने के कारण उसके तापमान में होने वाली गिरावट की दर को शुष्क रुद्धोष्ण दर कहते हैं। ये 10 डिग्री से ग्रे प्रति 1000 मीटर होती है। प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। आर्द्र रुद्धोष्ण दर, मॉइस्ट एडियाबैटिक रेट,
संतृप्त हवा में होने वाली तापीय गिरावट की दर को आर्द्र उद्घोषण दर कहा जाता है। ये 6 डिग्री से ग्रे प्रति 1000 मीटर होती है। प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट गैसीय अवस्था से तरल संघनन कंडेंसेशन जल के या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कंडेंसेशन कहलाती है। ये वास्तव में वाष्पीकरण के विपरीत क्रिया है। संघनन की क्रिया वायुमंडल में विद्यमान सापेक्ष आर्द्रता पर आधारित होती है। संघनन की क्रिया वायुमंडल में स्थित सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा पर आधारित होती है। जब हवा की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो उस हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है तथा संघनन प्रारंभ हो जाता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होने लगती है तो तापमान के अनुसार वह एक ऐसी दशा में पहुंच सकती है जहां उसमें विद्यमान जलवाष्प की मात्रा उसकी आर्द्रता सामर्थ्य से अधिक हो और यही अतिरिक्त जलवाष्प संघनित होकर तरल या ठोस अवस्था में बदल जाती है। संघनन के विभिन्न रूप। जिस तापमान पर हवा अपने औसांत पर पहुंचती है उसी के आधार पर संघनन के मुख्य रूपों का वर्गीकरण भी किया जाता है। संघनन के समय औसांत की 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो वह हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होता है या नीचे। जब औसांत हिमांक बिंदु के नीचे होता है तब संघनन की क्रिया के परिणामस्वरूप तुषार, हिम, पक्षाभ, मेघ आदि का निर्माण होता है तथा जब ये हिमांक से ऊपर होता है तब ओस, कोहरा, कुहासा तथा बादल बनते हैं। संघनन के स्वरूपों का वर्गीकरण संघनन की स्थिति के आधार पर भी किया जाता है। इसकी 2 दशाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। पृथ्वी के धरातल पर या उसके समीप संघनन की क्रिया संपन्न होने से ओस, पाला, कोहरा तथा कुहासा आदि बनते हैं। खुली स्वच्छंद वायु में संघनन की क्रिया होने से विभिन्न प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। ओस, ड्यू। हवा में उपस्थित जलवाष्प जब संघनित होकर नन्ही बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित घास की नोकों तथा पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है तब इसे ओस कहा जाता है। ओस के निर्माण के लिए तापमान का हिमांक से ऊपर होना आवश्यक होता है। इसके निर्माण के लिए स्वच्छ आकाश, शांत वातावरण या हल्का समीर, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें उपयुक्त होती हैं। तुषार या पाला, फ्रॉस्ट। जब संघनन की क्रिया हिमांक बिंदु से नीचे संपन्न होती है तब अतिरिक्त जलवाष्प जलकणों के बजाय हिमकणों में परिवर्तित होकर जमा हो जाती है, जिसे तुषार या पाला कहते हैं। इसके निर्माण के लिए तापमान का हिमांक या उससे नीचे गिरना आवश्यक होता है। कोहरा, फॉग। कोहरा एक प्रकार का बादल ही है जिसका आधार धरातल के बिल्कुल सन्निकट होता है। इसमें जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है तथा ये धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के समीप स्थित वायु का तापमान औसांत तक पहुंच जाता है और हवा ठंडी हो जाती है तब उसमें विद्यमान जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूलकणों, धूमरों आदि के चारों ओर हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं तथा हवा के साथ स्थानांतरित भी होती हैं। जब कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के मध्य होती है तो इसे कुहासा या धुंध कहते हैं। दृश्यता, विजिबिलिटी के आधार पर कोहरा 4 प्रकार के होते हैं। 1. हल्का कोहरा। इसमें दृश्यता 1100 मीटर तक पाई जाती है। डॉट। साधारण कोहरा दृश्यता 1100 से 550 मीटर तक पाई जाती है। 2. 3. सघन कोहरा दृश्यता 550 मीटर से 330 मीटर तक पाई जाती है। 4.
अति सघन कोहरा दृश्यता 300 मीटर से भी कम पाई जाती है। निर्माण विधि के आधार पर कोहरा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। विकिरण कोहरा, रेडिएशन फॉग, जब पार्थिव विकिरण द्वारा धरातल तथा उसके समीप की हवा ठंडी होती है, तब उससे बने कोहरे को विकिरण कोहरा कहते हैं। इसकी मोटाई कम 10 से 30 मीटर तक होती है। इसका निर्माण उस समय होता है जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म एवं आर्द्र हवा उपस्थित होती है। इस कारण ऊपर स्थित उष्णार्द्र वायु ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल कण आर्द्रताग्राही कणों के चतुर्दिक एकत्रित होकर जल सीकरों में बदलकर कोहरे का निर्माण करते हैं। अभिवहन कोहरा, एडवेक्शन फॉग, जब आर्द्र एवं गर्म हवा किसी ठंडे धरातल पर पहुंचती है तो वह उसके संपर्क में आकर नीचे की ठंडी हवा से मिलकर ठंडी हो जाती है, जिसके कारण अभिवहन कोहरा बनता है। चूंकि इसका निर्माण हवा के क्षैतिज संचरण के समय तापमान में आने वाली गिरावट के कारण होता है, इसलिए इसे अभिवहन कोहरा कहा जाता है। इस तरह का कोहरा प्रायः स्थलीय भागों पर जाड़े में तथा सागरीय भागों पर गर्मियों में होता है। क्योंकि शीतकाल में स्थानीय भाग सागरों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, सागरीय भागों पर इस प्रकार के कोहरे को सागरीय कोहरा कहते हैं। ये कोहरा प्रायः ठंडी जलधाराओं के तटीय भागों पर पड़ता है। इसकी मोटाई 300 से 600 मीटर तक होती है तथा ये काफी लंबे समय तक बना रहता है। वाताग्र कोहरा, फ्रंटल फॉग, ठंडी एवं गर्म वायु राशियों को अलग करने वाले अर्थात उनके सम्मिलन स्थलों पर भी कोहरे का निर्माण हो जाता है। सम्मिलन स्थल के समीप गर्म, आर्द्र एवं हल्की हवा ठंडी तथा भारी हवा के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण वह ठंडी होने लगती है। जब नीचे की ठंडी हवा के संपर्क में आने वाली उसकी परत का तापमान ओसान बिंदु तक पहुंच जाता है, तब दोनों वायु राशियों को पृथक करने वाले तल अथवा वाताग्र के समीप कोहरे का निर्माण हो जाता है, जिसे वाताग्र कोहरा कहते हैं। बादल, क्लाउड्स, वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर खुली स्वच्छंद हवा में जलवाष्प के संघनन से बने जलकणों या हिमकणों की विशाल राशि को बादल कहते हैं। मुख्यतः बादल हवा के रुद्धोष्म, एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने तथा उसके तापमान के औसत बिंदु तक गिरने के परिणामस्वरूप निर्मित होते हैं। वायु के ठंडी होने की यह प्रक्रिया हल्की और गर्म एवं आर्द्र हवा के ऊपर उठने की दशा में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। जब हवा ऊपर जाकर फैलती है तो उसका तापमान औसत तक पहुंच जाता है। इसके और अधिक ठंडा होने पर हवा का तापमान औसत से भी नीचे गिर जाता है एवं संघनन होने से बादलों का निर्माण होने लगता है। ये वास्तव में जलवाष्प के संघनन से बने जलसीकर या हिमसीकर ही हैं जो वायुमंडल में लटके रहते हैं। डॉट, इनकी ऊंचाई भूमध्य रेखा के समीप या निम्न अक्षांशों में अधिक होती है जो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर घटती जाती है। ये किसी स्थान के मौसम तथा जलवाष्प को पर्याप्त रूप में प्रभावित करते हैं। समताप मंडल में बादलों का पुनर्तः अभाव पाया जाता है। बादल का वर्गीकरण। बादलों में धरातल से उनकी ऊंचाई, स्वरूप तथा आकार एवं आकाश में उनके विस्तार के आधार पर काफी भिन्नता पाई जाती है और इनका वर्गीकरण भी इन्हीं आधारों पर किया जाता है। बादलों को 1932 में अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में 4 मुख्य तथा 10 उप प्रकार के बादलों में विभक्त किया गया है, जिसमें ऊंचाई को वरीयता दी गई है। ऊंचाई के अनुसार बादल निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। ऊंचे मेघ धरातल से 6000 से 20,000 मीटर। मध्यम मेघ धरातल से 2500 से 6000 मीटर। निचले मेघ धरातल से 2500 मीटर तक। पक्षाभ मेघ
सिरस क्लाउड्स, ये बादल आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर 7,500 से 10,500 मीटर सफेद रेशम की भांति छितराए हुए कोमल एवं घने रूप में स्थित होते हैं। इनमें छोटे छोटे हिमकणों की उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण चंद्रमा तथा सूर्य की किरणें चमकती हैं। जब ये बादल असंगठित तथा छितराए रूप में होते हैं तो साफ मौसम के सूचक होते हैं, परंतु जब ये संगठित होकर विस्तृत क्षेत्र में फैले जाते हैं तो तूफानी मौसम का संकेत होता है। शाम के समय इनका रंग नयनाभिराम हो जाता है। चूंकि ये अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित ठंडे बादल होते हैं, अतः इनसे वर्षा नहीं होती है। पक्षाभ स्तरीय मेघ, सिरोस्ट्राटस क्लाउड्स, प्रायः 7,500 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले ये बादल एक चादर की भांति संपूर्ण आकाश में फैले हुए होते हैं। इनका रंग सफेद दूधिया होता है और इनके कारण सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल हलो का निर्माण हो जाता है। ये प्रभामंडल निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं तथा ये वर्षा तूफानी रूप में रुक रुक कर होते हैं। इन्हें तेज गति से चलने वाली हवाएं ही समाप्त करती है। पक्षाभ कपासी मेघ, सिरोक्यूम्युलस क्लाउड्स, इनकी ऊंचाई भी सामान्यतः 7,500 मीटर तक पाई जाती है, किंतु ये बादल सफेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति या लहरदार रूप में पाए जाते हैं। ये बादल पंक्तियों अथवा समूहों में मिलते हैं। इन बादलों के आ जाने से पृथ्वी पर कोई छाया नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें पारदर्शिता सबसे अधिक होती है। इन्हें मैकेरल स्काई भी कहा जाता है। मध्य स्तरीय मेघ, अल्टोस्ट्राटस क्लाउड्स, ऊपरी वायुमंडल में 5,400 से 7,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले हुए छोटे स्तरों वाले बादल को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। सामान्यतः इनके आसमान में छाए रहने पर सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश धुंधला एवं अस्पष्ट दिखाई देता है। उच्च स्तरीय बादलों के प्रकाशीय प्रभाव के रूप में कोरोना का निर्माण होता है, जो यदा कदा दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। मध्य कपासी मेघ, अल्टोक्यूम्युलस क्लाउड्स, श्वेत एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई पड़ने वाले तथा 3,000 से 7,500 मीटर की ऊंचाई तक स्थित बादलों को उच्च कपासी बादल की संज्ञा दी जाती है। ये संपूर्ण आसमान में महीन चादर के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं। उच्च कपासी बादल की छटा इतनी मनोहर होती है कि इन्हें ऊनी बादल, शीप क्लाउड्स भी कहते हैं। पर्वत शिखरों पर उत्पन्न ऐसे बादलों को पताका बादल, बैनर क्लाउड्स का नाम भी दिया जाता है। स्तरीय कपासी मेघ, स्ट्राटोक्यूम्युलस क्लाउड्स, ये हल्के भूरे रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलने वाले बादल होते हैं, जो साधारण रूप में 2,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनका आकार एक परत की भांति होता है तथा जाड़े के मौसम में ये संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं। स्तरीय बादल, स्ट्राटस क्लाउड्स, ये धरातल से 2,500 मीटर से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोहरे के समान बादल है, जिनमें कई परतें पाई जाती है। इनकी संरचना सर्वत्र एक समान रहती है तथा ये आकाश में पूरी तरह से छाए रहते हैं। इनका निर्माण प्रायः दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से शीत ऋतु में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो जाता है। इनके छा जाने से आकाश धुंधला लगता है तथा इनसे बूंदाबांदी की संभावना बनी रहती है। वर्षा स्तरीय बादल, निम्बोस्ट्राटस क्लाउड्स, निम्बो की उत्पत्ति निम्बस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है झंझावत वर्षा। धरातल से 1,600 मीटर की ऊंचाई तक घने एवं काले पिट के समान विस्तृत बादल इस श्रेणी में आते हैं।
इनकी अधिक सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाते, अतः इनके छा जाने पर अंधकार सा छा जाता है। इनके कारण वायुमंडल नम हो जाता है तथा शीघ्र वर्षा होती है। इनसे वर्ष तथा ओले भी गिरते हैं। ये बादल कभी कभी धरातल को छूते हुए चलते हैं। कपासी मेघ, क्यूम्यूलस क्लाउड्स, सामान्यतः इनकी ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर तक मिलती है। ये रुई के ढेर की भांति दिखाई देते हैं तथा इनका आकार गुंबदाकार गोभी की भांति होता है, लेकिन आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। ये प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं। कपासी वर्षा मेघ, क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स, ये अत्यधिक गहरे काले रंग वाले सघन एवं भारी बादल होते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं और इनका विस्तार काफी बड़े क्षेत्र पर होता है। ऊंचे शीर्ष को निहाई शीर्ष, एनुअल हेड, कहा जाता है। इनका विस्तार ऊंचाई में भी काफी अधिक, 7500 मीटर, पाया जाता है। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि आते हैं। अतः इसे गर्जन मेघ, थंडर क्लाउड्स भी कहते हैं। वृष्टि या वर्षण, प्रेसिपिटेशन। खुली स्वच्छंद हवा में वायुमंडल की जलवाष्प का लगातार होने वाला संघनन संघनित कणों के आकार को बढ़ा देता है, और जब इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि हवा का अवरोध उन्हें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लटकाए रखने में असमर्थ हो जाता है, तब ये कण धरातल पर गिरने लगते हैं। जल की बूंदों एवं हिमकणों के रूप में इन कणों के गिरने की प्रक्रिया ही वृष्टि या वर्षण, प्रेसिपिटेशन, कहलाती है। वर्षण की यह क्रिया निम्नलिखित रूपों में संपन्न हो सकती है। हिमवृष्टि या हिमपात, जब संघनित होने की प्रक्रिया हिमांक बिंदु से नीचे संपन्न होती है, तब हिमशिखरों के रूप में होने वाले वर्षण को हिमवृष्टि या हिमपात कहा जाता है। हिम मापन के लिए हिममापी यंत्र का विकास किया गया है। सहिम वृष्टि, स्लीट, इस प्रकार की वृष्टि वर्षा की बूंदों के जमने या हिमकणों के पिघले हुए जल के पुनः जम जाने से होती है, जिसमें जलवृष्टि एवं हिमवृष्टि दोनों का मिश्रण पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि जब धरातल की समीपवर्ती हवा का तापमान हिमांक से ऊपर होता है, तभी हिमवृष्टि की घटना अधिक होती है। जब वर्षा की बूंदें ऊपरी गर्म वायु से निचली ठंडी वायु में प्रवेश करती है तो वे जम जाती है और भूतल पर नन्ही नन्ही गोलियों के रूप में गिरने लगती है। ओलावृष्टि या ओला पड़ना, हेलस्टॉर्म, जब आसमान से बर्फ की ठोस एवं बड़े आकार की गोलियों की बौछार होने लगती है, तब उसे ओलावृष्टि या ओला पड़ने का नाम दिया जाता है। कभी कभी तेज ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ऊपर उठते समय वर्षा की बूंदों को भी इतना अधिक ऊपर उठा ले जाती हैं कि उनका तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है और वे जमकर बड़ा आकार धारण कर लेती हैं और हवा उन्हें लटकाए रखने में असमर्थ हो जाती है। ये नीचे गिरने लगते हैं, किंतु तीव्रता से उठने वाली संवहन धाराओं के कारण ये पुनः ऊपर उठा दिए जाते हैं एवं इन पर बर्फ की ओर परतें चढ़ती जाती हैं, जिससे इनका आकार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जब ओले धरातल पर गिरते हैं तो उनमें कई संकेंद्रीय परतें भी पाई जाती हैं। जलवृष्टि, रेनफॉल, जब संघनित होने वाली जलवाष्प का औसत हिमांक बिंदु से ऊपर रहता है, तब जल की बूंदों के रूप में होने वाली वृष्टि को जलवृष्टि या वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए वायु में पर्याप्त आर्द्रता तथा जलवाष्प का संघनन होकर द्रव में परिवर्तित होना आवश्यक है। वर्षा का मापन रेन गेज नामक यंत्र से किया जाता है। जलवृष्टि के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। उत्पत्ति के अनुसार या वर्षण में सहयोग करने वाली दशाओं के आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल,
संवहनीय वर्षा का सबसे प्रमुख कारण गर्म एवं आर्द्र हवाओं का संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठना है। इस प्रकार की वर्षा अधिकतर जलवृष्टि के रूप में ही होती है। ग्रीष्म ऋतु में धरातल के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और जैसे जैसे ये धरातल से ऊपर उठती हैं, फैलकर ठंडी होती जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ऐसी संवहन धाराएं पुनर्तः संतृप्त हो जाती हैं, जिसके पश्चात संघनन होने से वर्षा होती है। चूंकि इस क्रिया में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होता है, अतः इससे हवा पुनः गर्म होकर ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है एवं इस क्रिया से और अधिक संघनन तथा वर्षण की क्रिया संपन्न होती है। विषुवतरेखीय प्रदेशों अथवा शांत पेटी डोल्ड्रम में वर्षा संवहनीय प्रकार की ही होती है और चूंकि इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च तापमान प्राप्त होता है, अतएव वर्षा भी साल भर लगातार होती रहती है। संवहनीय वर्षा मूसलाधार रूप में होती है तथा इसमें कम समय में अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। यह वर्षा बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ होती है। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में शाम 2 से 3 बजे के बीच घनघोर बादल छा जाते हैं, जिससे पूर्ण अंधेरा छा जाता है। कुछ क्षणों की घनघोर वृष्टि के बाद वर्षा बंद हो जाती है। भूमध्य रेखा से दूर स्थित क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। संवहनीय वर्षा के अल्पकालिक तथा तीव्र होने के कारण अधिकांश जल नदियों द्वारा सागर में चला जाता है। भूक्षरण तथा अपर्दन अधिक होता है। यहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है तथा यहाँ निक्षालन लीचिंग की क्रिया अधिक होती है। पर्वतीय वर्षा ऑरोग्राफिक रेनफॉल गर्म एवं आर्द्र वायु के पर्वत श्रेणियों के समान अवरोधों से टकराने पर उसे ऊपर उठने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऊपर जाकर हवा संतृप्त हो जाती है एवं उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है। संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट तथा उसके समानांतर है। ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। पर्वतीय अवरोध के अतिरिक्त इस प्रकार होने वाली वर्षा की अन्य सारी क्रियाएं संवहनीय वर्षा की ही भांति संपन्न होती हैं। इस प्रकार की वर्षा अन्य वर्षा प्रकारों की अपेक्षा दीर्घकालिक तथा अधिक विस्तृत होती है। संसार की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में ही होती है। वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो रीजन पर्वतीय वर्षा में पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर अधिक मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है, जबकि पवन विमुख ढाल कभी कभी वर्षा से एकदम अछूते रह जाते हैं, क्योंकि इन पर हवा नीचे उतरकर गर्म होने लगती है। इसके अतिरिक्त पवनाभिमुख ढालों पर वर्षा होने के पश्चात उसकी आर्द्रता की मात्रा भी कम हो जाती है। इस कारण से पवन विमुख ढाल एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती एवं उनको वृष्टि छाया प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। भारत में इसका सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर वर्षा 600 सेमी तथा पुणे वर्षा 70 सेमी का है, जो एक दूसरे से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं, किंतु पुणे की स्थिति वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ती है, जबकि महाबलेश्वर की पवनाभिमुख ढाल पर चक्रवातीय या वाताई वर्षा साइक्लोनिक रेनफॉल धरातल पर चक्रवातों के कारण प्राप्त होने वाली वर्षा चक्रवातीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की वर्षा तथा हिमवृष्टि विशेषकर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्रों में होती है।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। इससे गर्म पवन में उपस्थित जलवाष्प का संघन हो जाता है और वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रों में होती है। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में भी वर्षा चक्रवातों द्वारा ही होती है। तड़ित झंझा, थंडरस्टॉर्म। स्थानीय रूप से गर्म एवं आर्द्र हवाओं के तीव्रता से ऊपर चढ़ने के कारण उत्पन्न ऐसे तूफानों या झंझावातों को, जिनसे तीव्र बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ भीषण वर्षा होती है, तड़ित झंझा कहलाता है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता तेजी से बिजली का चमकना, लाइटनिंग, तथा बादलों का तीव्र गर्जन, थंडरिंग है। बादल का विस्फोट, क्लाउड बर्स्ट। तड़ित झंझा के समय जब भयंकर एवं घनघोर वर्षा होती है, तब उस दशा को वर्षा विस्फोट अथवा बादल फटना कहते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः बहुत कम समय के लिए ही आती है। वर्षा विस्फोट वस्तुतः एक सीमित क्षेत्र में अचानक 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से हुई तूफानी वर्षा होती है। पृथ्वी से उठने वाली हवाओं के कारण बादल कभी कभी एक ही स्थान पर घने होने लगते हैं तथा इससे उनमें जल की मात्रा बढ़ती जाती है। आपस में या किसी पहाड़ी से टकराने या बिजली की कड़क से ये एकाएक बरस पड़ते हैं, जिससे बादल फटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में गिरने वाले पानी की भारी मात्रा और उसका तीव्र वेग रास्ते में आने वाली हर वस्तु को तहस नहस कर देता है। मेघ गर्जन, थंडरिंग। बादलों के बीच जल की बूंदों के टूटने से उनके धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों से तीव्र बिजली चमकने के कारण अत्यधिक गर्मी की उत्पत्ति होती है। इस गर्मी से तापमान में एकाएक वृद्धि के परिणामस्वरूप हवा में अचानक प्रसार होता है और भयंकर आवाज उत्पन्न होती है। इसी आवाज को मेघ गर्जन कहा जाता है। वर्षा का विश्व वितरण। वर्षा के विश्व वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के आसपास तथा न्यूनतम वर्षा ध्रुवों के आसपास होती है। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं तथा 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में कम वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा का पेटी वितरण वायुदाब पेटियों से संबंधित है, जो निम्नलिखित 6 प्रकार के हैं। 1. भूमध्यम रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 175 से 200 सेमी तक होता है। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्योंकि अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण वर्ष भर भूमध्य रेखा के उत्तर में रहता है। वर्षा पूरे वर्ष होती है, परंतु वर्ष में 2 बार मार्च एवं सितंबर में अधिकतम वर्षा होती है, जो मुख्यतः संवहनीय होती है। 2. व्यापारिक वायु द्वारा वर्षा वाली पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री - 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है, जो सागरों के ऊपर से आने के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा करती है तथा पश्चिमी भाग शुष्क रह जाता है, जिस कारण सूखा मौसम होता है तथा रेगिस्तान पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकतम वर्षा दिसंबर में तथा न्यूनतम वर्षा जुलाई-अगस्त में होती है। 3. उपोष्णकटिबंधीय न्यूनतम वर्षा की पेटी। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है तथा उच्च दाब बनाने के कारण धरातल पर 2 विपरीत दिशाओं में चलने लगती है, जिससे प्रति चक्रवातों का आविर्भाव होता है।
यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर होती है। इन्हीं अक्षांशों में विश्व के सभी उष्ण रेगिस्तान आते हैं, जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेमी से कम होता है। 4. भूमध्य रेखीय वर्षा वाली पेटी। इसका विस्तार 30 डिग्री - 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा शीतकाल में पछुआ हवाओं के द्वारा चक्रवातों से होती है। 5. मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी 40 डिग्री - 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ हवाओं के द्वारा वर्षा होती है। ये द्वितीय अधिकतम वर्षा का क्षेत्र है, जहां 100 - 125 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। पछुआ हवा ध्रुवीय हवाओं के मिलने से चक्रवातों का अधिक निर्माण होता है, जिनसे जाड़ों में अधिक वर्षा होती है। 6. ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर वर्षा घटती जाती है। अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है।